नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को याद है, हमारी यूपी पुलिस की क्लास चल रही है। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। मैं आपके सामने फिर एक बार पुनः हाजिर हूँ अपनी इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्राचीन सभ्यता, चैप्टर 2 चल रहा था हमारा, प्राचीन सभ्यताएं। उनमें से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो हमने कराई है। सिंधु घाटी सभ्यता के इंपोर्टेंट जो साइट्स थी उनके बारे में भी बताया है, जो फैक्ट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने करा दिए हैं। अभी क्या है कि अब वैदिक सभ्यता को पढ़ना है हमें। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, कवर हो जाएंगे उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है तो मैं एक क्वेश्चंस की सीरीज ही एक वीडियो में डाल दूंगा, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैंने उसका बैकग्राउंड फ्लैशबैक वो मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो आपको बिना देर किए हुए चलना है अब मेरे साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति लिखना ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक, और नंबर दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में आपको यह पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक ये वैदिक संस्कृति कब आई, कब से है। वैदिक संस्कृति हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जब डिक्लाइन हुआ ना, उससे लगभग 250 साल बाद, लगभग 250 साल बाद। ठीक है, तो अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अब इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। ठीक है, ये है हमारा ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। उत्तर वैदिक टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 1000 बीसी से लेकर के आपका 600 बीसी तक का। ये हमारा उत्तर वैदिक काल है। अब यहां पढ़ने के लिए हमें इस पर 4-5 विषयों पर हम अध्ययन करेंगे। 4-5 कैसे? जैसे एक तो भौगोलिक स्थिति, दोनों टाइम पीरियड की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति। दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक, राजनीतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक। आर्थिक। तो इन स्थितियों के बारे में जब हम पढ़ते चलेंगे, एक बार ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, उसके उलट उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, फिर ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पढ़ लेंगे। ऐसे ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, ये हम पढ़ लेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? पहले ऋग्वैदिक काल के लेकर के चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अब इसमें क्या था? पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए, ऋग्वैदिक काल में ये कहां था? देखिए, ये सारे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के लोग कहां थे? ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के लोग सप्त सैंधव क्षेत्र में थे। सप्त सैंधव क्षेत्र, सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र में थे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के लोग। ठीक है, या सिंधु क्षेत्र कह सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ प्राचीन नदियों के नाम पूछेगा और अब की नदियों से नाम मिलवा लेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो मैं कुछ प्राचीन नदियों के नाम बता देता हूं और उनके यहां पर आप देख लेना। प्राचीन नाम इधर मैं लिखता हूं, प्राचीन नाम, सॉरी इधर प्राचीन नहीं, अगला ही पेज लेना है, अगला पेज ले लेते हैं। ऊपर नदियों के नाम, ठीक है, ये आधुनिक जो अब कहा जाता है और ये प्राचीन। तो कुछ नदियों के नाम मैच करवाएगा कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा होगा होपफुली, दिख रहा है? ठीक है, पहला सिंधु, सिंधु
सिंधु को सिंधु ही कहा जाता। दूसरा झेलम, झेलम, झेलम को वितस्ता। तीसरा व्यास, व्यास को विपासा, प्राचीन नाम है। चौथा आएगा फिर व्यास के बाद में रावी, रावी का परुष्णी, ठीक है। पांचवा चिनाब, चिनाब को अस्कनी, ठीक है। छठा फिर आता है आपका चिनाब, रावी, झेलम, सरस्वती, सरस्वती को नदीतमा, नदीतमा मतलब नदियों में उत्तम। सातवां आएगा फिर आपका सरस्वती, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सिंधु, और कौन सी रहेगी? एक रहेगी गंडक, गंडक को सदा नीरा। एक सतलुज और लिख लो, सतलुज, सतलुज को सतुद्री, ठीक है। और कौन कौन से? तो ये प्राचीन नाम है। इनमें से क्या कर देगा कि कोई से भी नाम दे देगा और उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको बोल देगा कि मैच करके बताइए। तो झेलम, वितस्ता, व्यास, विपासा, रावी, परुष्णी, चिनाब, अस्किनी, सरस्वती, नदीतमा, गंडक, सदानीरा, और सदानीरा मतलब वर्ष भर जो जल से रहती हो, और सतलुज, सतुद्री। तो ये नदियों के नाम पूछेगा। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर जो लोग थे, जो आर्य थे, वो कहाँ बसे हुए थे? इन्हीं नदियों के किनारे पर बसे हुए थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? सप्त सैंधव क्षेत्र बोला गया, ठीक है। भौगोलिक स्थिति इनकी ये थी, ठीक है। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ गई, उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति शॉर्ट में समझ जाना। उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति, सॉरी, जब जनसंख्या बढ़ गई तो लोग कहाँ आए? फिर जो हमारा सप्तसैंधव क्षेत्र है उससे आगे आगे, और उसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब में, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब में। तो ये कौन सा है? उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पर भौगोलिक स्थिति इन लोगों की कहाँ थी? गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब में आ गई। क्लियर है इतनी बात है? अब आ जाते हैं हम राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की। सिर्फ इतना ही, मैं उतना ही लेकर के चल रहा हूँ कांस्टेबल के हिसाब से। कल को आप ये ना कहने लगो कि इतना डीप पढ़ा दिया और हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, वो पूछा भी नहीं जा रहा, तो मैं फालतू का नहीं पढ़ा रहा। आप देखो फिर ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति में क्या क्या पढ़ना है आपको? राजनीतिक स्थिति में आ जाएगा आपका राजनीतिक स्थिति में, देखिए सबसे पहले क्या था? एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले चलो नहीं बन रहा तो रहने दो। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की जो स्थिति है, वो सबसे छोटी जो इकाई थी ना, वो थी हमारे परिवार। परिवार, परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, और विश्व से जन। सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर परिवार, परिवार से ग्राम, और ग्राम से विश्व, और विश्व से जन। तो परिवार, हाँ एक और, ऋग्वेद में परिवार शब्द का उल्लेख कितनी बार मिला है? ऋग्वेद में परिवार शब्द का उल्लेख कितनी बार मिला है? असंख्य बार, असंख्य बार। ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार, विश्व शब्द का उल्लेख 171 बार, और जन शब्द का उल्लेख 275 बार। ठीक है। ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामपति।
परिवार के मुखिया को गृहपति, ठीक है, विष के मुखिया को विषपति और जन के मुखिया को जनपति या राजन, जनपति या राजन। और जो था क्या था कि इस टाइम पीरियड पर कबीला समाज जो था वो कबीला ही था। समाज कैसा था? समाज कबीलाई समाज, यानी कबीले में रहता था। और खाना बदोश था। खाना बदोश जानते हैं? जो एक जगह नहीं रहते, इधर उधर यत्र तत्र भटकते रहते हैं भोजन की तलाश में, ठीक है। तो जब इधर उधर रहेंगे तो वो क्या था? कबीला। स्थायी भूमि थी ही नहीं, तो स्थायी भूमि नहीं थी तो ऐसा समाज था। हाँ, कबीले के सरदार राजा होता था क्या? राजा, राजा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार मिला है। राजा शब्द का उल्लेख, क्योंकि राजा होता ही नहीं था। अब कहेंगे राजा नहीं था तो फिर क्या था? लड़ाई क्यों होता था? लड़ाई होती थी पशुओं के लिए, खान पीन के लिए, ठीक है। राजा शब्द का उल्लेख चलिए अब आ जाइए, यह आ जाता है हमारा कबीलाई समाज था। दूसरी, फिर कबीले का मुखिया क्या कहलाता था? कबीले का जो सरदार था उसका काम क्या था? सरदार। जो राजा था उसको राजा फील ही नहीं कराया गया कभी। राजा होता तो उसको राजा फील कराओगे तभी तो राजा माना जाएगा। जब उसको राजा को राजा फील ही नहीं कराओगे तो काहे का राजा भाई? तू भी हम में से एक है। उसको क्या कहा जाता था? पुराभेत्ता। कबीले के सरदार को क्या कहा जाता था? पुराभेत्ता। पुराभेत्ता या गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य मतलब प्रजा का संरक्षक। प्रजा का संरक्षक, ये संरक्षक था सिर्फ, प्रजा का संरक्षक, ठीक है। पुराभेत्ता मतलब किलों को जीतने वाला, किलों को जीतने वाला, किलों को जीतने वाला। या समझ में आ गया नहीं? तो ये ऐसा राजनीतिक स्थिति थी, ये लोग थे। और इसमें एक और चीज, 4 लोग, 4 समितियां थी। समितियां वेरी इंपोर्टेंट है, याद कर लो। अगले पेज पर ही चलता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर समितियां, इधर समितियां बना लेंगे, समितियां। इधर प्रमुख कौन था? समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता? इसमें महिलाएं किसमें शामिल थी, किसमें नहीं? ये महिलाएं शामिल, ठीक है। समिति सभा थी, सभा थी। दूसरा समिति थी, कुछ संगठन थे ना, समिति थी, विदत थी, विदत और एक गण। 4 ये संगठन थे ऐसे। ये आ जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 थे। अब इनमें से क्या पूछेगा कि सभा के प्रमुख को क्या कहा जाता? सबको पता है, समिति सभापति। विदत के प्रमुख को विदतपति, गण के प्रमुख को गणपति। जो सबसे अलग पूछा जाएगा वो था इस समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता? ईशान। ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इंपोर्टेंट कर लो इसको मार्क। इसको मैं ग्रीन से लिख दूं, ईशान, ईशान कहा जाता। महिलाएं किस किस में शामिल थी? सभा में महिलाएं शामिल थी, समिति में महिलाएं शामिल नहीं थी, विदत में थी और गण में नहीं थी, ठीक है। सभा में महिलाएं शामिल थी, समिति में शामिल नहीं थी, विदत में थी और गण में नहीं थी। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन कौन सी है? सबसे प्राचीन जो समिति थी, सबसे प्राचीन थी वो विदत, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी वो थी, सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संस्था थी ये, ठीक है।
अब जो राजा था, राजा कह दो या कबीले का सरदार कह दो, वो क्या कर लेता था? कबीले का सरदार कर के स्थान पर, कर के लिए वो भाग के स्थान पर भोग लेता था, भोग, क्योंकि भाई उनकी रक्षा कर रहा है तो क्या लेगा? भाग के स्थान पर भोग लेता था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर। क्यों? अब क्यों लेता था? क्योंकि इतना पैदावार ही नहीं थी, वो सिर्फ अपने खाने पीने का तक ही सीमित थे। ठीक है, आविष्कार लोहे वगैरह का हुआ नहीं, उत्तर वैदिक काल में चल करके वो होगा, तो वो बताएंगे। तो भाग के स्थान पर क्या लेता था? भोग। भोग क्या है? ऐच्छिक कर है, ये एक तरह का ऐच्छिक कर है, ऐच्छिक कर है, ऐच्छिक कर। और ये भाग क्या है? ये अनिवार्य कर है, अनिवार्य कर है। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। इसमें से और क्या पूछेगा? हाँ यही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल। हाँ, और एक चीज, ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो निरंकुश नहीं था, निरंकुश नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में समितियों, दो समितियों, ऐसा कहा गया ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर जो राजा था, राजा निरंकुश होगा, निरंकुश होगा। उसमें निरंकुश, उस पर कंट्रोल करने के लिए 4 समितियां थी ना ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर, तो यहाँ पर राजा निरंकुश हो जाएगा। और राजा ने कहा कि सभा और समिति जो है ना, सभा और समिति, क्योंकि जो कंट्रोल करने वाले संस्था पहले उन पे कंट्रोल कर लो ना। सभा और समिति क्या है? ये प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया, प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया, पुत्रियां कहा गया। ठीक है, सभा और समिति को, बाकी विदत और गण ने अपना स्थान, वो अस्तित्व खो दिया था। ठीक है, सभा और समिति थी, इनको प्रजापति की पुत्रियां कह करके इन पर कंट्रोल कर लिया। तो ये था, राजा निरंकुश हो गया। अब कर के लिए क्या करता था राजा? कर के इसलिए भोग के स्थान पर, स्थान पर भाग लेने लग गया, भाग लेने लग गया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, पूछा जाएगा ये, कि ये बार पूछ भी सकता है कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर या उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पर ये लोग, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई थी उसके बाद में ये यहीं पर आकर के क्यों बसे? एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, मैं आपको बता दूं, एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उस शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि जो विदेह के राजा थे ना, माधव, यानी जनक के पिता या सीता जी के दादा, वो और उनके पुरोहित थे गौतम राहुल गण, गौतम राहुल गण ने मिलकर के एक यज्ञ किया था। और उस यज्ञ की खुशबू जहां जहां तक गई, वहां वहां तक जाकर के ये लोग बस गए। किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। याद रखना, ये चीज मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो कर के लिए क्या था? भोग के स्थान पर भाग लेते थे राजा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आपको सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये क्लास 1 से 2 बार देखनी है। ठीक है, बने रहना क्लास में।